हमारे लिए प्रशांत किशोर कोई मुद्दा नहीं है, वो फर्जी लेटर था। वो लेटर फर्जी वो था। लेटर ही फर्जी था, एक तरीके का धांधली था। ये प्रशांत किशोर के जरिए करवाया गया, क्योंकि वो अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, भारतीय जनता पार्टी को लगातार फायदा पहुंचाना चाहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मैं शुभम कुमार आपके साथ में। अभी हम आरजेडी प्रदेश कार्यालय में आए हुए हैं और यहाँ आरजेडी के प्रवक्ता आरजू खान जी हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक सवाल लगातार बांग्लादेश की घटना जिस प्रकार से सामने आ रही है, बराबर ये लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि फिलिस्तीन की हर छोटी बड़ी घटना पर विधवा विलाप करने वाले लोग बांग्लादेश की घटना पर इतने चुप क्यों? आपको पहले दोनों के पृष्ठभूमि को समझना होगा जी। फिलिस्तीन, इजराइल और बांग्लादेश, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और जहाँ तक फिलिस्तीन की बात है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का हक है और फिलिस्तीनियों का उसका हक मिलना चाहिए। और अटल बिहारी वाजपेयी ने भी यही बात को कोट किया था। तो वहाँ जमीन का मामला है। वहाँ किसी ने इजराइल को अपने घर में बसाया और फिर वही इजराइल उससे उसकी घर को छीन लेती है। ये मामला वो है। इसको अगर बांग्लादेश से न जुड़े तो बेहतर है। बांग्लादेश का जो मामला है, लगातार जब एक आदमी सत्ते में बना रहता है साल दर साल, और जिस तरीके से हम लोगों ने देखा वो सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में है कि वहाँ जो अपोजिशन पार्टी थी वो बोलती थी कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, क्या फ़ायदा, जीतना शेख हसीना को। तो जिस तरीके से उनके अधिकारों का हनन हुआ, वहाँ के आम आदमियों का वोट देने के अधिकार का जो हनन हुआ, वहाँ की जनता में रोष था। लेकिन वो सब के बावजूद ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये लगातार होते आ रहा है। हमने अफगानिस्तान में देखा, हमने देखा श्रीलंका में, और अब हम देख रहे हैं बांग्लादेश में। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सर, लगातार लोगों का सवाल है, जैसे आपने कहा कि फिलिस्तीन वहाँ के लोगों का था, वहाँ की जमीन का था। भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, ये मैंने उसके बाद में एक सेकंड, उसके बाद 1971 में जब बांग्लादेश और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, मूल निवासी तो वही रह गए, चाहे वो मुसलमान हो, बौद्ध हो या हिंदू हो। लेकिन जिस प्रकार से टारगेट किया जा रहा है वहाँ के अल्पसंख्यकों को, जिसमें हिंदू और बौद्ध की कैटेगरी आती है, और जिस प्रकार से लगातार उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है, और जिस प्रकार से जनसंख्या का जो घनत्व वहाँ का परिवर्तन हो रहा है, आप देखेंगे कि हमारे देश में जब से आज़ादी हुई है उसके बाद से मुस्लिम जनसंख्या बढ़ ही रही है। लेकिन यही हमारे पड़ोसी मुल्कों में आप जाके देखें तो जो आज जनसंख्या का प्रतिशत 8% के आसपास में है, करीबन 16.8 करोड़ की जनसंख्या है बांग्लादेश की, जिस प्रकार से ह्रास हो रहा है, तो उस पर हमारा, आप जैसे राजनीतिक नेताओं पर ये टिप्पणी है कि क्या ऐसा आप लोगों को नहीं लगता है कि मतलब फिलिस्तीन का मुद्दा जो है वो आपके वोट बैंक को प्रभावित करता है और बांग्लादेश का मुद्दा आपके वोट बैंक को प्रभावित नहीं करता है, और इसी कारण से आप लोग अक्सर ऐसे मुद्दों पर चुप्पी लगा जाते हैं? देखिए, भारत की ये पृष्ठभूमि रही है हमेशा से जी, कि जो दबे और कुचले लोग हैं उनको हम स्थान दें, और इस तरीके का एक नागरिकता कानून भी पास हो चुका है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से आपने कहा कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान कि वहाँ के अल्पसंख्यक यानी हिंदू समुदाय अगर भारत में आना चाहें और यहाँ की नागरिकता लेना चाहे तो भारत सरकार देगी। तो सबसे पहले तो भारत सरकार को उनको बुलाना चाहिए और वहाँ के करोड़ों लोगों को अपने यहाँ शरण देना चाहिए। शरण देके यहाँ की आर्थिक नीति के साथ उनको जोड़ना चाहिए, उनको रोजगार देना चाहिए। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि ये सिर्फ भारत में ध्रुवीकरण करने की राजनीति थी या ये हकीकत में था। सीए एनआरसी के विरुद्ध में सर महीनों महीनों तक आप लोग जो है रोड पर रहे हैं, विरोधी पार्टियां हैं, मैं सिर्फ आप ही की बात नहीं कर रहा हूँ। सीए एनआरसी के विरोध में महीनों महीनों तक आप लोग रोड पर रहे हैं और अन्य गतिविधियों को भी उस तरीके से ही देखा गया है। तो क्या ये नहीं माना जाए, आप लोगों पर जो बराबर आरोप लगता है कि आप लोग किसी भी मुद्दे पर बहस तभी करते हैं जो आपके वोट बैंक को प्रभावित मुद्दा करता? आप लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर फिलिस्तीन की बात करते हैं, लेकिन जो आपकी सीमा से सटा हुआ मुल्क है वहां पर आपके भाइयों के साथ में जो अत्याचार हो रहा है, जो बहु बेटियों के साथ की अस्मत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उस पर सर आप लोग चू तक नहीं देंगे। आप परसेप्शन पे बात कर रहे हैं, गोदी मीडिया के परसेप्शन पे अगर बात कर रहे हैं तो मैं कुछ आपका कहना है कि वहाँ हिंदुओं के साथ अत्याचार नहीं हो रहा है। देखिए, जहां भी इस तरीके की घटना हुई है, हो सकती है,
मतलब अभी आप कंफर्म नहीं नहीं, हो सकते। मैं आपको दोनों चीज बता दूं। जी। एक्सट्रीम मीडिया जी। में जो चल रहा है, जो परसेप्शन फैलाया जा रहा है, बहुत हद तक परसेप्शन भी है और कहीं 1-2% छुटपुट घटनाएं भी हुई हैं, लेकिन इस तरीके का परसेप्शन क्रिएट भारत में नहीं करना चाहिए। 22% आप सुन हिंदू लीजिए, आबादी घट के 8% हो मेरी गई है बात- बांग्लादेश में, और अभी तक आप परसेप्शन की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं सर? सर, ये आबादी आप उसको क्यों लेके चले आए? अगर यहाँ की आबादी अगर आप देखिएगा, अगर इस तरीके से टारगेट करिएगा, तो जो फॉरवर्ड लॉबी जो होती है, चाहे हिंदुओं की चाहे मुस्लिमों की, उनकी जो है बच्चा पैदा करने की जो क्षमता जो ये होती है, दर जो होती है वो कम होती है। लेकिन वही अगर आप निचले तबके में चले आई, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम है, तो सिमिलरिटी मिलेगी, दोनों आपको बराबर मिलेगा। लेकिन एक प्रोपेगेंडा के तरीके से ये बताया जाता है कि नहीं, इनकी आबादी बढ़ती जा रही है, तो आप किस आधार पे बोल रहे हैं? दूसरी बात, आप लगातार उसको जो रेखांकित कर रहे हैं बांग्लादेश की बात को, तो मैं भी तो ये चीज कह रहा हूं ना कि जब हमारे देश में आसाम में आपने एनआरसी और सीएए के तहत जो है वहां आपने करवाया, लेकिन आपने बंद क्यों कर दिया? क्योंकि आपकी मंशा ध्रुवीकरण की थी। मैं आपको वही चीज बता रहा हूं, ध्रुवीकरण थी, जहां 1.5 से 2 लाख पता चला कि हिंदू भाई एनआरसी सीएए के कैटेगरी के अंदर आ चुके हैं, आपने एनआरसी से और सीएए बंद कर दिया। आपने इसी तरह किसानों के साथ किया था, लगातार आंदोलन हुए, 70-75 लोग मर गए, काला कानून लेके आए थे, लेकिन फिर आपने उसको विड्रॉ कर लिया। लेकिन आज भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिला है किसानों को। तो ये मैं चीज आपको बताना चाहता हूं, आप मुझे दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, ये हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण करती है, काम नहीं करती है। आपने नागरिकता जो बिल जो पास किया है, उस हिसाब से आपने खुद कहा है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के अगर हिंदू आना चाहे तो हम भारत में उनको अपने देश का नागरिक बनाएंगे। तो आप काम कर दीजिए, उनको रोजगार दीजिए, या सिर्फ आपके ये हाथी के दांत दिखाने के कुछ, खाने के कुछ हैं। तो ये मंशा मैं साफ बता रहा हूं कि इनकी मंशा थी फूट डालो और राज करो की। यहाँ के बहुसंख्यक आबादी को वो बार बार दिखाना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं और मुसलमानों को हम चोट करते हैं और हमारी गद्दी सलामत रहेगी। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के बाद में हम आते हैं बिहार के कुछ सवालों पर। सर, प्रशांत किशोर का लगातार ये कहना है, जिस प्रकार से हम सभी लोग जान रहे हैं कि 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर अपनी नई पार्टी लॉन्च करने वाले हैं। उनका कहना है कि हमारी लड़ाई सीधे सीधे देखते भी नहीं। इस पर क्या कहेंगे सर? उनका बड़कपन है, बड़बोलापन है, इससे ज्यादा का क्या कहूं। प्रशांत किशोर पांडे जी जो है, किसी से, पूरे प्रदेश की जनता से और देश की जनता से नहीं छुपा है कि वो एक तरह से पीआर एजेंसी चलाते थे। भारतीय जनता पार्टी के साथ में वो काम करते थे, और आज भी उनकी जो करीबी है दोस्त लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। 2015 में आपके नीतीश कुमार के लिए भी तो काम किया है सर। नीतीश कुमार के लिए काम किए हैं, नीतीश कुमार के लिए काम किए, नहीं 2015 हमारे लिए काम नहीं किया। 2015 में आप लोग नीतीश कुमार के साथ ही हम थे। और नीतीश कुमार के लिए काम किया तो घोषित मदद आपको भी मिली। मैं बता रहा हूँ ना, उस चीज पे मैं आ रहा हूँ। अब घोषित मदद क्या होता है? पीआर एजेंसी चलाते हैं, उसके लिए आप पैसा लेते हैं। पैसा लेते हैं तो आपने राष्ट्रीय जनता दल से थोड़ी पैसा लिया था, आपने पैसा लिया था नीतीश कुमार जी से, आपने पैसा लिया भारतीय जनता पार्टी से। तो आप उसी तरह चलाते थे प्रशांत किशोर पांडे जी। और आज बात करते हैं राष्ट्रीय जनता दल की, राष्ट्रीय जनता दल की बात करते हैं कि मैं उसको गिनता भी नहीं हूं। हकीकत तो यही है कि ये उनके लिए काम कर रहे हैं, ये उनकी ए से लेके जेड तक की टीम है। ये प्रशांत किशोर आपके लिए कितना बड़ा मुद्दा है? हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है, हमारे लिए मुद्दा बिहार की जनता है। अगर आपके लिए कोई मुद्दा नहीं है तो आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बस यूं ही लेटर उनके लिए जारी कर देते हैं कि अगर आरजेडी के किसी भी नेता का अगर जन सुराज की किसी भी मीटिंग में उपस्थिति दर्ज होती है तो उस पर कोई कार्रवाई की। ये हमारा आंतरिक मामला था ना, इसको पब्लिक डोमेन में लेके आया गया। किस तरीके से वो सही था या गलत था, आपने इस पे पुष्टि की? वो फर्जी लेटर था, वो लेटर फर्जी वो था? लेटर ही फर्जी था, एक तरीके का धांधली था। अच्छा। और ये प्रशांत किशोर के जरिए करवाया गया, ये प्रशांत किशोर के जरिए करवाया गया, क्योंकि वो अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, भारतीय जनता पार्टी को लगातार फायदा पहुंचाना चाहती है बिहार प्रदेश में। हमारे लिए मुद्दा बिहार की जनता है, यहाँ का पलायन है, यहाँ की गरीबी है, यहाँ की मजदूरी है, यहाँ के लिए कल कारखाने हैं, चिकित्सा और व्यवस्था है। हमारे लिए प्रशांत किशोर कोई मुद्दा नहीं है, हमारे लिए मुद्दा बिहार की जनता है। तो जैसा कि आपने देखा, ये थे हमारे साथ आजू खान, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि प्रशांत किशोर हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। और जगदानंद के नाम से, जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जगदानंद सिंह के नाम से जो लेटर जारी किया गया था वो पूर्णतः फर्जी था। आने वाले दिनों में राजनीतिक करवट किस प्रकार से प्रशांत किशोर की पार्टी लेती है, आरजेडी का स्टैंड क्या रहता है,
और आने वाले समय में राजनीतिक गलियारे में प्रशांत किशोर किस तरीके से अपनी पार्टी को स्थापित कर पाते हैं, ये देखने का विषय रहेगा। तब तक के लिए दे हमें इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।